आप सुन रहे हैं द क्विंट का पॉडकास्ट। ये जो यूपी है ना, यहाँ चुनाव फोर्थ फेज में पहुंच चुका है। कल 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। इसमें लखीमपुर जिला शामिल है और इसके साथ जुड़ी है लखीमपुर खीरी हिंसा, जो किसान आंदोलन के दौरान हुई। इसके अलावा पीलीभीत जिला है, जहां बीजेपी के सांसद वरुण गांधी और उनकी बीजेपी से जुड़ी अथाह शिकायतें शामिल है। फिर इस चरण में राजधानी लखनऊ भी वोट करेगा। वहां क्या माहौल है? और इन 59 सीटों में से 16 सीटें ऐसी है जो रिजर्व्ड है, यानी बात मायावती की भी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है? जो हो रहा है उसका मतलब क्या है? यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना। वेलकम टू द पॉडकास्ट ये जो यूपी है ना। और यूपी की बड़ी अपडेट्स देने के लिए मेरे साथ हैं विकास कुमार। जी विकास, तो बताइए आज यूपी की बड़ी अपडेट्स क्या हैं? विकास पर बातचीत है या फिर वही रूटीन नेताओं की बयानबाजी है? प्रतीक, यूपी का चौथे चरण का चुनाव पास आ चुका है। कल मतदान है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और बड़े नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और उन्होंने रैली के दौरान कहा कि उनकी पार्टी ने फ्री में टेस्ट और वैक्सीन दी, राशन का डबल डोज दिया। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस के समय ऐसा नहीं हुआ। तो जब ये पार्टियां जनता के सुख दुख में उनके साथ शामिल नहीं थी तो उन्हें ढोने की क्या जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला किया, सपा ने उन आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का काम किया। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ। अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। वे चित्रकूट में थे। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि पहले और दूसरे चरण में जैसे वोट पड़े हैं उससे बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए हैं। तीसरे में तो वो सन्न रह गए हैं और चौथे चरण का जब वोट पड़ेगा तो वो शून्य रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर भी तंज कसा। एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, आर्थिक नीतियों ने व्यापार तबाह कर दिए, लॉकडाउन में मजदूरों का जीवन नर्क बना दिया। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ आत्मसम्मान बचा है। अब भाजपा उसे भी नमक का कर्ज बताकर छीण करना चाहती है। मैं याद दिला दूं कि पीएम मोदी ने अपने एक स्पीच में नमक का कर्ज चुकाने का जिक्र किया था। तो अखिलेश यादव ने उसी के सेंस में ये बात कही है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में भी रैली की और उन्होंने कहा कि 11 लाख खाली, अगर उनकी सरकार बनती है तो 11 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा। और यूपी सरकार पर उन्होंने हमला किया और बोला कि जब से सरकार बनी है तब से पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी को कबाड़ बनाकर रख दिया है। अब बात कर लेते हैं अमित शाह की। वो रानीगंज में थे। उन्होंने पार्टी का एक आंकड़ा दिया है कि करीब 300 सीटों से ज्यादा जीत करके भाजपा वापस सरकार बनाएगी। शुक्रिया विकास। तो इस बार पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों में वोटिंग है। उन्नाव से तो आप जानते ही हैं कि रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट दिया गया है। और फिर रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। और तो और इस बार यूपी चुनाव की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है, तो उनका भी टेस्ट होने वाला है। मेरे साथ बातचीत के लिए सिद्धार्थ कालहंस जुड़ चुके हैं, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए यूपी चुनाव कवर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी। तो अभी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का मतदान हो चुका है। अब हम चौथे चरण की ओर बढ़ रहा है यूपी। तो क्या ये बाकी चरणों से अलग है? क्या ये कहा जा सकता है कि ये चौथे चरण ही जो है वो असल मुकाबला है? क्योंकि यही लखीमपुर कांड हुआ, यही उन्नाव कांड हुआ था, लखनऊ से ही सबसे ज्यादा कोरोना मिसमैनेजमेंट की खबरें आई थी। इसी दौर में राजनाथ, सोनिया और स्मृति ईरानी के इलाके भी हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का गढ़ अगर कहें तो ये अवध का इलाका है। सफलता जी के लिहाज से भी, और भारतीय जनता पार्टी जब असफल भी हुई है तो हम्म। सबसे पहले उसकी शुरुआत अवध के क्षेत्र से ही होती है, जहाँ की 60 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। लखीमपुर कांड जैसा आपने जिक्र किया, उन्नाव का वो चर्चित
कांड हुआ, बल्कि उन्नाव में तब से अब तक 3 घटनाएं हो चुकी। और लखनऊ यहीं पर है, अमेठी भी आता है, हालांकि चुनाव वहां अभी नहीं है, लेकिन वो भी अवध क्षेत्र में आता है। रायबरेली जिले का भी चुनाव कल वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल। 60 सीटें इस क्षेत्र में आती हैं, और ये 60 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सहयोगियों के साथ मिलकर 52 सीटें मिल गई थी, बहुत बड़ी सफलता थी। और केंद्र में भी अगर आप याद करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अवध क्षेत्र की थी, जहां लखनऊ को छोड़कर उसके इर्द गिर्द की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो इसलिए इस क्षेत्र का बहुत महत्व है, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दारोमदार भी इसी क्षेत्र पर है। क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा था कि पश्चिम में किसानों की नाराजगी है, फिर पश्चिम का दूसरा चरण जो चुनाव का है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में है, फिर तीसरे चरण का चुनाव यादव पट्टी और उन इलाकों में है, चौथे चरण से आते आते भारतीय जनता पार्टी को गेन होना शुरू होगा, ऐसा कहा गया था शुरुआती समय में। हालांकि अब परिस्थिति ऐसी है कि हमने जो देखा है, पहले चरण का जो रिफ्लेक्शन दिखा वो दूसरे चरण में, फिर दूसरे चरण का जो रिफ्लेक्शन तीसरे चरण में, यानी कि जिस तरह का पैटर्न, जो तरीका, जो मतदाताओं का वोट देने का जो सिलसिला चला रहा है, उसमें यूनिफॉर्मिटी सी दिख रही है कि परिवर्तन के लिए वोट देने वाले वो सब ज्यादातर एक दो ध्रुवीय मुकाबले में एक पार्टी की तरफ हैं, और कंसोलिडेशन जो है एंटी गवर्नमेंट वोटों का एक पार्टी के पक्ष में होता दिख रहा है। पिछड़े मतों में सेंधमारी कर डाली है समाजवादी पार्टी में काफी हद तक। अल्पसंख्यक मतों का बहुलांश हिस्सा जा रहा है, उसको यादव मतों का पूरा हिस्सा जा रहा है। तो ये पैटर्न जो पहले चरण से शुरू हुआ तीसरे तक आया, और चौथे में भी इसके जारी रहने की ही उम्मीद है, बल्कि चौथे में कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं, जो उनका आपने एक लखीमपुर कांड का जिक्र किया। चौथे चरण में जो हमने पाया है, ये जो आवारा जानवरों का मुद्दा है, सांडों का मुद्दा है, जो खेती को खराब करने वाला, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस बेल्ट में इनकी बहुतायत है, और छोटे छोटे किसान बहुत हैं, लघु और सीमांत किसान बहुत हैं, 4-5-6 बीघे जमीनों वाले, इनके लिए बाड़बंदी कर पाना, अपने खेतों को बचा पाना, ये भी एक मुश्किल काम है, और ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लोगों के बीच में। तो नए मुद्दे भी बल्कि उल्टे जुड़ जाते हैं। इसी क्षेत्र में किसानों के गन्ने बकाये का भी एक समस्या है। आप इस क्षेत्र में देखेंगे, इस बार एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, किसानों ने चीनी मिलों को गन्ना बेचने की बजाय ज्यादातर गन्ना वो क्रशर गुड़ वगैरह बनाने वालों को दे रहे हैं, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि उन्हें नगद पैसे की जरूरत होती है, जो मिल जाता है। कोरोना की महामारी का भी आपको सबसे ज्यादा असर अगर दिखा होगा, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर उसका दिखा। सबसे ज्यादा आपको गंगा की लाशें और तमाम सारी जो चीजें हुई, शमशान घाटों पर वो जो लाइनें लगी, वो सब इसी क्षेत्र में है। इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा अलग हटकर मुद्दे भी हैं, और परेशानियां भी उसी हिसाब से हैं। अच्छा, लखनऊ को लेकर अगर हम समझना चाहे, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और उनका वहां पर काफी प्रभाव रहा है, तो अब की बार वहां क्या माहौल दिख रहा है लखनऊ में, अगर खासकर बात करें? देखिए, देश में अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सबसे मजबूत लोकसभा क्षेत्रों के नाम बताए जाए, तो उनमें लखनऊ का एक जिक्र निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि 1991 से जब से यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ना शुरू किया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं हारी लोकसभा का। विधानसभा का चुनाव में भी 17 में उसको अच्छी सफलता मिली, और लखनऊ में 9 सीटें हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र की 5 सीटों में तो जब सरकार नहीं भी बना सकी भारतीय जनता पार्टी, तब भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी, और पहले भी मतलब अधिकांश समय में। लेकिन इस बार की स्थिति 2012 जैसा 2012 में शहरी सीटों में पहली बार समाजवादी पार्टी ने सफलता पाई थी, उस तरह की स्थिति इस बार भी कुछ कुछ नजर आ रही है कि दो ध्रुवीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से एक तो सत्ता की नाराजगी है, और सारे लोगों का एक पक्ष में की तरफ चले जाना, इन सब चीजों के चलते, और अल्पसंख्यक बाहुल इलाके भी हैं लखनऊ की जो शहरी सीटें हैं, तो वो सब चीजें एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर रही हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जिनमें से 8 सीटों पर थी, तकरीबन 4 से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को काफी तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है, परेशानी है। अच्छा, लखीमपुर खीरी हिंसा जो एक घटना रही, लेकिन वहां पर 2017 में 8 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी, पर आज
क्या उसका असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? ये निश्चित तौर पर, मैं लखीमपुर अभी एक दिन पहले ही होकर आया हूँ। ओके। खुद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा है, और शायद यही वजह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनको शायद उनके रसूख की वजह से, उनकी लोकप्रियता की वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया था, वो हम्म। उनको कहीं चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है, वो कहीं कैंपेन करने नहीं गए हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ, और प्रधानमंत्री की एक रैली वहां 20 तारीख को होने वाली थी, जिस रैली को रद्द किया गया। हम्म। तो किसानों की नाराजगी का अंदेशा है खुद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को। वो इसलिए उसने किसानों की, जिनको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है, उनको चुनाव प्रचार तक में उतरने से मना किया। कल उनको परसों एक रोड शो करना था, उस हम्म। रोड शो करने से भी उनको रोक दिया गया। हाँ, एक और दिक्कत जो पैदा कर रही है वो ये है कि तमाम सारे अलोकप्रिय विधायकों को, जिनके लेके बहुत नाराजगी थी, हम्म। पार्टी के भीतर विरोध था, उनको ही टिकट दे दिया गया है। उसकी वजह से भी एक, ये जिसे कहते हैं कि एक डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। हम्म। किसानों में नाराजगी है ही है, कई ऐसे किसान बहुल इलाके हैं जहां पर पार्टी विशेष के लोग वोट तक मांगने नहीं जा पाए, इतना जबरदस्त गुस्सा लोगों का वहां पर था। हम्म। और इसका असर सीतापुर तक आ रहा है, जो लखीमपुर से सटा हुआ जिला है, वहां तक हाँ। उसका असर दिखाई पड़ रहा है। ओके। अच्छा, पीलीभीत सीट पर भी चुनाव है और यहाँ पे जो सांसद है वरुण गांधी, वो लगातार अपनी ही सरकार पर किसान आंदोलन के मुद्दे सहित कई सारे मुद्दों पर वो अटैक करते रहते हैं। तो इसका कहीं असर यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, पीलीभीत की विचित्र स्थिति है। पीलीभीत में हम्म। अ, तराई क्षेत्र में आता है, बहुत बड़ी तादाद में गन्ना किसान हैं। गन्ना किसान वहां भुगतान की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ हाँ। किसान आंदोलन में भी पीलीभीत के बड़ी तादाद में किसान शामिल थे, हम्म। और उनके अपने क्षेत्र के वो सारे किसान मतदाता हैं। उनकी नाराजगियों को भांप कर वरुण गांधी ने काफी पहले से ही उनके पक्ष में स्टैंड लेना शुरू किया, अपनी सरकार को घेरना शुरू किया। और इस बार चुनाव में भी जिस तरह की खबरें आई हैं, और एक आध जगहों पर ऐसी बातें वायरल भी हुई हैं हम्म। कि खुद वरुण गांधी ही अपनी पार्टी के मतदाता के प्रत्याशियों के की मुखालफत कर रहे हैं, या उनके पक्ष में नहीं खड़े दिख रहे हैं। हम्म। इन सब चीजों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि जो लखीमपुर से भी ज्यादा इसका असर जो है किसानों की नाराजगी, असंतोष का, वो हम्म। पीलीभीत में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर रहा है वरुण गांधी का की नाराजगी भी। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, इनमें से जो 16 सीटें हैं वो इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और फिर मायावती की उपलब्धता पर काफी इस बार डिबेट हुई है। तो क्या ऐसी सीटों पर मायावती का कोई प्रभाव दिखेगा या नहीं? देखिए, अनुसूचित जाति की अधिकांश सीटों पर दरअसल निर्णायक मतदाता वो होते हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं। बहुत हम्म। सारी अनुसूचित जाति की सीटों पर अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की भी तादाद ज्यादा रहती है। तो हम्म। माना जाता है कि जिस पार्टी की हवा चल रही होती है, जिस पार्टी के पक्ष में थोड़ा मतदाताओं का ज्यादा झुकाव रहता है, आरक्षित सीटें भी ज्यादातर वो जीत लेती है, क्योंकि हम्म। सामान्य वर्ग के मतदाता उसके साथ आते हैं। तो हम्म। मायावती की जहां तक है उपलब्धता, मायावती का भी बड़ा फोकस रहा है इस क्षेत्र की सीटों पर, और केवल आरक्षित ही नहीं, गैर आरक्षित सीटों पर भी। अब दिक्कत इस बार इस क्षेत्र में ऐसी है कि कुछ जगह टुकड़ों में तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम्म। जहां उसने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, जहां प्रत्याशियों के अपने वोट भी हैं और प्रत्याशियों की अपनी लोकप्रियता भी है। लेकिन अगर आप टोटलिटी में देखें कि पूरे सभी 60 सीटों पर कोई एक जैसा कोई ट्रेंड बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं दिख रहा है कि वो हर जगह ठीक कर रही है, हर जगह कोई बिल्कुल। खास मतदाताओं का वर्ग जो है, हम्म। सिवाय उनके अपने कैडर वोट के, वो उनकी तरफ आता हुआ, ऐसा एक वो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जब ऐसा नहीं होता है तो विनेबिलिटी की जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाती है। ओके। अच्छा, अभी चौथे चरण में देखें तो लगभग 90% जो सीटें हैं वो तो बीजेपी के पास है 2017 चुनाव से। तो अभी विपक्ष के जी, लिए फिर आपको क्या क्या चुनौतियां दिख रही है? देखिए, अवध क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ संघ ने अपना प्रसार किया है। उसकी ज्यादातर संस्थाएं जो हैं, अनुषांगिक संगठन हैं, हम्म। उनके मुख्यालय इन्हीं क्षेत्रों में हैं, और बड़ी तादाद में उनके पास अपने कार्यकर्ता हैं। संगठन का तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है। अ, विपक्ष को इन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। कई जगह विपक्ष से भी प्रत्याशियों के चयन में कमी रह गई है,
जिसके चलते विपक्षी खेमे में भी थोड़े अंतर्कलह के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी भी एक चुनौती विपक्ष को पार पानी पड़ेगी। और कुछ जगहों पर बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि विपक्ष का अर्थ इस समय दो ध्रुवीय मुकाबले की अधिकांश जगहों पर स्थिति में समाजवादी पार्टी से ज्यादा लिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कई जगह मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। उनके पास भी मतदाताओं का एक अच्छा हिस्सा कुछ सीटों पर आता हुआ दिख रहा है। ये कुल मिलाकर स्थिति जो है वो विपक्ष के लिए यानी समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती पैदा कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं सर पूछूंगा, क्योंकि उन्नाव में भी मतदान है, तो कांग्रेस को लेकर मुझे जानना था कि जैसे उन्होंने रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है और भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें टिकट मिला है, तो इससे चुनाव पर क्या कोई असर पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम था। कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि वो महिला मतदाताओं का एक नया वर्ग पैदा करे। हाँ। बस दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने ये एक्सरसाइज वॉर टाइम में शुरू की। ये पीस टाइम एक्सरसाइज थी, जब आप उस समय इस तरह के प्रत्याशियों का चयन कर लेते और उनको कल्टीवेट करना, उनको विकसित करना शुरू करते, उनको अपने इलाकों में काम करने देते। तो इन लोगों को उन्होंने खड़ा तो किया है, लेकिन बहुत कम समय मिला इन लोगों को, और ढंग से उस तरह से प्रचार प्रसार न कर पाने की वजह से शायद मुझे लगता है कि उन्नाव जिले में जहाँ पर 3 घटनाएं हुई इस तरह की महिला उत्पीड़न की, वहाँ महिला प्रत्याशी देने के बाद भी मुझे बहुत असर डालते हुए नहीं दिख रही है वो महिला प्रत्याशी। ओके, हाँ, ये बात तो सही है कि राजनीति में जो है वो टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और कांग्रेस उससे चूक गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका क्विंट हिंदी से बातचीत करने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।